So God has created two treasures to sustain the life on earth. One is sun and the other one is earth. पृथ्वी के ऊपर जो कुछ भी हमको खाने पीने की ज़रूरत होती है, राइट, पानी के लिए समुंदर, नदियाँ, एंड खाने के लिए बहुत सारे वेराइटीज़ ऑफ प्लांट्स, फ्रूट्स, ग्रेन्स, वो सब ज़मीन में से निकलता है। और उन सब को सबसे इम्पोर्टेंट ज़रूरत पड़ती है वो होता है सन की, है ना। तो सन एंड अर्थ आर द मेन नेचुरल रिसोर्सेज टू सस्टेन द लाइफ ऑन अर्थ। आगे देखते हैं, व्हाट आर दिस रिसोर्सेज ऑन द अर्थ। दिस आर द लैंड, द वाटर एंड द एयर। ये तीन चीज़ें, ज़मीन, हवा और पानी, किसी भी जीव को जीने के लिए बेहद ज़रूरी है। द आउटर क्रस्ट ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड द लिथोस्फीयर। वाटर कवर्स 75% ऑफ द अर्थ्स सरफेस। 75% जो अर्थ का है वो तो पानी ने कवर करके रखा है। इट इज़ ऑल्सो फाउंड अंडरग्राउंड। दिस कंप्राइज द हाइड्रोस्फीयर। तो पानी का जो 75% है, इट इज़ नोन एज हाइड्रोस्फीयर। The air that covers the whole of the earth like a blanket is called the atmosphere। और हवा जो है, राइट, वो जितने अर्थ के ऊपर कवर करके रखा है उसको हम बोलते हैं एटमॉस्फेयर। लिविंग थिंग्स आर फाउंड वेयर दिस थ्री एग्जिस्ट। तो जहाँ जहाँ पर ये तीन चीज़ें हैं, लिथोस्फीयर यानी कि अर्थ, ज़मीन रहने के लिए, हाइड्रोस्फीयर यानी कि पानी, एंड एटमॉस्फेयर यानी के लिए हवा। तो जहाँ जहाँ ये तीन चीज़ उपलब्ध है वहाँ वहाँ जीव सृष्टि उपलब्ध हो सकती है। दिस लाइफ सपोर्टिंग जोन्स ऑफ द अर्थ वेयर द एटमॉस्फेयर, द हाइड्रोस्फीयर एंड द लिथोस्फीयर इंटरैक्ट एंड मेक लाइफ पॉसिबल इज़ नोन एज बायोस्फीयर। तो जहाँ जहाँ पर लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर वो इंटरैक्ट करते हैं और जहाँ पर लाइफ पॉसिबल होती है उसको हम बोलते हैं बायोस्फीयर। बायो मतलब लाइफ एंड स्फीयर मतलब जगह, जहाँ पर लाइफ पॉसिबल है। लिविंग थिंग्स कंस्टिट्यूट द बेसिक biotic component of the biosphere. The air, the water and the soil form the non-living or the abiotic components of the biosphere. Let us study this abiotic component in details in order to understand their whole role in sustaining life on earth. तो जहाँ जहाँ पर हमको चीज़ें दिखती है वो दो चीज़ें में हम उसको डिवाइड करते हैं। वन इज़ अबायोटिक फैक्टर्स एंड दूसरा होता है बायोटिक फैक्टर। अबायोटिक फैक्टर यानी कि नॉन लिविंग थिंग्स एंड बायोटिक यानी कि जीव जिसके अंदर जान हो, ऐसा, राइट। सो द ब्रेथ ऑफ लाइफ, एयर, जो हम सांस लेते हैं। We have already talked about the composition of the air in the first chapter. It is a mixture of many gases like nitrogen, oxygen, carbon dioxide and water vapor. तो एयर जो है वो सिर्फ हवा नहीं है, उसके अंदर बहुत सारे गैस मिले हुए हैं। कौन कौन से? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर। It is interesting to note that even the composition of the air is the result of life on Earth. In planets such as Venus and Mars, where no life is known to exist, the major component of the atmosphere is found to be carbon dioxide. मार्स के ऊपर और वीनस के ऊपर जहाँ पर लाइफ पॉसिबल नहीं है और वहाँ पर मैक्सिमम अमाउंट जो है वो है कार्बन डाइऑक्साइड का। इनफैक्ट कार्बन डाइऑक्साइड कंस्टिट्यूट अप टू 95 to 97% ऑफ द एटमॉस्फेयर ऑन वीनस एंड मार्स।
तो वीनस और मार्स के ऊपर लाइफ पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वहाँ पर 95 से 97% कार्बन डाइऑक्साइड है जो हम बाहर निकाल देते हैं, अंदर नहीं ले सकते हैं, राइट। यूकैरियोटिक cells and many prokaryotic cells discussed in chapter number 5 need oxygen to break down glucose molecules and get the energy for their activities. This results in the production of carbon dioxide. Another process which results in the consumption of oxygen and the concomitant production of carbon dioxide is combustion. This includes not just human activities which burn the fuel to get energy but also the forest fire. अभी देखो हमारे एटमॉस्फेयर में हम जितने व्हीकल्स चलाते हैं उसमें से धुआं निकलता है जो कार्बन डाइऑक्साइड है, राइट। तो कोई ऐसी जगह है, जंगल है, जिसमें गर्मी के मौसम में पेड़ सूख जाते हैं और जब तेज़ हवा चलती है तो पेड़ एक दूसरे से टकराते हैं, है ना। तो सूखे हुए पेड़ जब एक दूसरे से टकराते हैं तो कभी कभी उनमें आग लग जाती है। अब पेड़ ने जैसे ही आग पकड़ ली तो वो तो पूरे का पूरा जंगल होता है। आप लोग कभी कभी BBC चैनल में या डिस्कवरी चैनल में देखोगे ना फॉरेस्ट फायर, तब पता चलेगा कि पूरे का पूरा जंगल सूखा जो होता है, साथ साथ गीला हरा जंगल जो होता है वो भी जलने लगता है और उसके जलने की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाता है, राइट। डिस्पाइट दिस द परसेंटेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन आवर एटमॉस्फेयर इज ए मियर फ्रैक्शन ऑफ ए परसेंटेज। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत ही कम है मात्रा में, राइट। mere fraction of a percentage because carbon dioxide is fixed in two ways. क्यों? अभी देखो मार्स के ऊपर इतना सारा कार्बन डाइऑक्साइड क्यों है? क्योंकि वहाँ पर पेड़ पौधे नहीं हैं, क्योंकि लाइफ पॉसिबल नहीं है वहाँ पर। पेड़ पौधे होते तो कार्बन डाइऑक्साइड सोख लेते थे एटमॉस्फेयर में से और ऑक्सीजन में कन्वर्ट करके देते थे हमको, राइट। तो ग्रीन प्लांट्स कन्वर्ट कार्बन डाइऑक्साइड इनटू ग्लूकोज इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो कार्बन डाइऑक्साइड को प्लांट्स जो है वो जो चीज़ हमको नुकसान करती है कार्बन डाइऑक्साइड, उसको आपने खेल देखा होगा ना, जादूगर जो होता है वो क्या करता है, ऐसे ही मिट्टी उठाता है और ऊपर स्टिक घुमाता है, आबरा गडाबरा करके वो मिट्टी में से सिक्का बना देता है। वो तो उसकी चालाकी होती है। अगर वो ऐसे ही मिट्टी में से सिक्का बना सकता तो वो खेल क्यों दिखाता? उसको जब भी ज़रूरत पड़ती मिट्टी उठाई, आबरा गडाबरा किया, सिक्का बन गया, जो चीज़ चाहिए वो ख़रीद लेता। मगर वो नहीं कर सकता ऐसा, क्यों? क्योंकि वो तो उसके हाथ की चालाकी होती है। वो कब मिट्टी उठा के फेंक देता है और अपने हाथ में कहीं छुपा हुआ सिक्का हमको दिखा देता है, हमें पता नहीं लगता है। और यहाँ पर भगवान जो है उन्होंने भी एक जादू कर रखा है, राइट। फ़र्क यहाँ है कि यहाँ पर हमको जादूगर भगवान जो है वो दिखते नहीं है, सिर्फ उनका जादू ही दिखता है। कैसे कि एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हमको नुकसान पहुँचाता है, राइट। अब भगवान ने क्या किया, कार्बन डाइऑक्साइड उठाया, वो जादूगर जैसे घुमाता है स्टिक, यहाँ पर पेड़ पौधे हैं जादू के हिसाब से, है ना। तो कार्बन डाइऑक्साइड उठा के उसको सनलाइट की मदद से जो हमको नुकसान करता था उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट कर दिया, जो हमको एनर्जी देता है। मतलब ये कि मिट्टी को सोना बना देता है। कौन? भगवान। कौन सी छड़ी घुमा के? प्लांट वाली और सनलाइट की छड़ी घुमा के। तो है ना जादू बहुत बड़ा। कार्बन डाइऑक्साइड जो हमको नुकसान पहुंचाता है हम खुद बाहर छोड़ देते हैं सांस लेने के बाद, राइट। तो कहीं अब अगर आप जा रहे हो ट्रैफिक में, धुआं छोड़ रही है गाड़ी, तो आपको सांस लेने में तकलीफ़ होगी, तो आप रुमाल रख लोगे, है ना। अब वही कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट जो है वो अपने अंदर ले लेते हैं, सनलाइट की मदद से उसको आबरा का डाबरा करके ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देते हैं। ग्लूकोज में मतलब जो भी हम फ्रूट्स वेजिटेबल्स ने खाते हैं ना, वो एनर्जी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है और वो हमको शक्ति देता है, वो फ़ायदा पहुंचाता है। सोचो, जो चीज़ नुकसान पहुंचाती थी उसको फ़ायदा पहुंचाने वाला कर दिया भगवान ने। और फिर भी हम लोग पेड़ को कुतरते रहते हैं, नाम लिखते रहते हैं अपना। सोचो तुम्हारी स्किन के ऊपर कोई कुतर के ब्लेड से अपना नाम लिख दे तो तुम्हें कैसा फील होगा?
और तो और पेड़ जो है ना वो पक्षियों के लिए घर होता है। हमारा घर तो होता है धूप से बचने के लिए, बारिश से बचने के लिए पक्षी लोग अपना घर बनाते, तो हम लोग पेड़ काट देते, तो बेचारे पक्षियों का हम रहने की जगह काट देते हैं, राइट। सो सी हाउ प्लांट्स आर मोस्ट इम्पोर्टेंट टू अस, दैट इज़ व्हाई इट इज सेड कि प्लांट्स आर द बेस्ट फ्रेंड्स ऑफ ह्यूमन बीइंग। दूसरा, मैनी मरीन एनिमल्स यूज कार्बोनेटेड डिजॉल्व्ड इन द सी वाटर टू मेक देयर शेल्स। पेड़ तो करते ही करते हैं, बहुत सारे ऐसे जीव होते हैं जो पानी में कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो अपने अंदर ले लेते हैं और उसको शेल्स बना देते हैं, राइट। तो ये दो चीज़ें जो ज़मीन के ऊपर है जिसकी वजह से हमारी लाइफ सस्टेन हो पाई है कार्बन डाइऑक्साइड की परसेंटेज कम रखते हुए। अगर ये दो ना होते तो एटमॉस्फेयर अर्थ के ऊपर भी कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाता और हम लोगों को सांस लेने में तकलीफ़ होती है। अभी कैसे पूरा दिन मास्क लेके घूमना पड़ता है हमको, क्यों? क्योंकि कोरोना वायरस का डर है। अगर कोरोना वायरस नहीं हो, प्लांट्स नहीं होंगे तो भी हमको मास्क लगाना पड़ेगा, क्यों? तो प्रॉब्लम क्या हो जाएगी, एक तो कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ गया, वो हमारे नाक में न जाए इसके लिए हमको मास्क पहनना पड़ेगा। ऊपर से अगर मास्क पहनेंगे तो ऑक्सीजन तो ऑलरेडी कम है, तो हमको सांस लेने में और तकलीफ़ पड़ेगी, तो हम खुद जी नहीं पाएंगे अगर प्लांट नहीं होंगे तो। इसीलिए हमें अपने घर के पास या अपने स्कूल के आसपास कम से कम प्लांट, एक स्टूडेंट एक प्लांट लगाएगा तो सोचो कितने सारे प्लांट हो जाएंगे। प्लांट कोई और लगा गया होता है लेकिन फ़ायदा बहुत सालों तक मिलता रहता है हमें। सो प्लांट्स आवर बेस्ट फ्रेंड, याद रखना। द रोल ऑफ द एटमॉस्फेयर इन द क्लाइमेट कंट्रोल। कभी कभी बहुत गर्मी पड़ती है, कभी कभी बहुत ठंडी पड़ती है, कभी बहुत बारिश पड़ती है या बिल्कुल नहीं पड़ती। ये सब कंट्रोल कौन करता है? रोल ऑफ एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर कंट्रोल कैसे करता है क्लाइमेट को? वी हैव टॉक्ड ऑफ द एटमॉस्फेयर कवरिंग द अर्थ लाइक a blanket. We know that the air is a bad conductor of heat. The atmosphere keeps the average temperature of the earth fairly steady during the day and even during the course of the whole year. The atmosphere prevents the sudden increase in temperature during the day hours and during the night. It slows down the escape of the heat into the outer space. Think of the moon, which is about the same distance from the sun that the earth is. Despite that, on the surface of the moon with no atmosphere, the temperature ranges from minus 190 degrees centigrade to 110 degree centigrade. सोचो, कम एकदम ठंडा एटमॉस्फेयर मून के ऊपर हो जाता है, कितना? माइनस 190 डिग्री। माइनस 0 पे तो बर्फ़ जम जाती है, तो माइनस 190 डिग्री पे क्या होगा सोचो। एंड प्लस 110 डिग्री सेंटीग्रेड। यहाँ पर तो 45 डिग्री होती है तो गर्मी लगने लगती है, तो 110 डिग्री पे क्या होगा, हम जल जाएंगे। तो मून जो है वो सन से उतनी ही दूर है जितनी कि हमारी अर्थ है ना। फिर भी मून के ऊपर इतनी ठंडी और इतनी गर्मी होती है और हमारे अर्थ के ऊपर ना तो इतनी ज़्यादा ठंड पड़ती है ना इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ती है। क्यों? क्योंकि अर्थ के पास एटमॉस्फेयर है, भगवान ने बना के रखा है। ये एटमॉस्फेयर जो है वो हीट एब्जॉर्ब करता है और उतनी ज़्यादा रिलीज़ भी नहीं होने देता। तो एटमॉस्फेयर में जो हमें जितनी हीट चाहिए उतनी हमारे पास बनी रहती है, तो ज़्यादा गर्मी भी बढ़ नहीं जाती और ज़्यादा ठंडी भी नहीं हो जाती है, बिकॉज ऑफ दिस क्लाइमेट कंट्रोल, है ना। मेजर द टेम्परेचर ऑफ द फॉलोइंग। टेक अ बीकर फुल ऑफ वाटर, अ बीकर फुल ऑफ सॉइल, सैंड एंड ए क्लोज्ड बॉटल कंटेनिंग ए थर्मोमीटर. Now keep them in the bright sunlight for 3 hours. Now measure the temperature of all the vessels. Also take the temperature reading in the shade at the same time. Now answer. अभी क्या करना है हमको? एक पानी की बीकर भर के रख दो, एक में मिट्टी भर के रख दो और एक खाली बोतल के अंदर थर्मोमीटर लगा के तीनों को धूप में रख दो 2-3 घंटे के लिए। फिर उसका टेम्परेचर हर एक चीज़ का मेज़र करो।
फिर वही चीज़ों को छाँव में रख दो 2-3 घंटे के लिए, फिर उनका टेम्परेचर मेज़र करो। अभी क्या है क्वेश्चन, इज़ द टेम्परेचर रीडिंग मोर इन द एक्टिविटी 1 और 2, किस में ज़्यादा टेम्परेचर मिलेगा। बेस्ड ऑन द अबव फाइंडिंग विच वुड बिकम हॉट फास्टर, द लैंड और द सी। देखो सॉइल का मतलब होता है is the thermometer reading of the temperature of the air in shade the same as the temperature of the sand or water? What do you think is the reason for this? And why does the temperature have to be measured in the shade? Is the temperature of the air in the closed glass vessel or the bottle the same as the temperature taken in open air? What do you think? As we have seen above, sand and water do not heat up at the same rate. अभी देखो एक बोतल में हमने सैंड लगा रखी थी और दूसरे बोतल में पानी लगा रखा था और दोनों को धूप में रख दिया था। तो जब टेम्परेचर नोट करेंगे तो पानी वाली बोतल का और सैंड वाली बोतल का अलग अलग टेम्परेचर दिखाएगा। क्यों दिखाएगा? बिकॉज सैंड एंड वाटर डज नॉट हीट अप एट द सेम रेट। दोनों का गर्म होने का रेट अलग अलग होता है। ज़मीन धीरे 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 जैसे गर्म होने लगती है उसी तरह ठंडी भी इतनी ही होने लगती है, जबकि पानी जो होता है उसको गर्म होने में भी टाइम लगेगा और ठंडा होने में भी टाइम लगेगा। नाउ व्हाट डू यू थिंक विल बी देयर रेट्स ऑफ कूलिंग? कैन वी थिंक ऑफ एन एक्सपेरिमेंट टू टेस्ट दिस प्रिडिक्शन? तो अभी एक एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा जो हमको बताएगा कि उनका रेट क्या है। We have all felt the relief brought by cool evening breezes after a hot day. जब गर्मियों के दिन होते हैं तो पूरा दिन गर्मी में हम लोग झुलसते रहते हैं और शाम जैसे ही होती है तो हम राहत अनुभव होते हैं। क्यों? क्योंकि शाम को ठंडी हवा चलने लगती है। तो ऐसा क्या होता है शाम को, राइट? And sometimes we are lucky enough to get the rains after some days of really hot weather. अभी जैसे रेनी सीजन शुरू होने वाली होगी तब क्या होगा कि गर्मी के बाद शाम को बारिश गिरेगी तो एटमॉस्फेयर पूरा ठंडा हो जाएगा। What causes the movement of the air and what decides whether this movement will be in the form of gentle breeze, a strong wind or a terrible storm? हवा के भी 3 प्रकार होते हैं ना, एक ठंडी मध्यम हवा चलती है जो हमें अच्छा लगता है, एक तेज़ हवा चलती है और एक तूफ़ान होता है ना। तो ये हवा की स्पीड में कौन चेंजेस लाता है? All these phenomena are result of the changes that take place in our atmosphere due to the heating of the air and the formation of water vapor. तो ये सारी चीज़ों में बदलाव आता है, किसकी वजह से आता है? हीटिंग ऑफ द एयर, हवा जो गर्म हो जाती है, एंड हवा गर्म होने की वजह से वाटर वेपर जो बनता है, भाप बनती है, उसकी वजह से। वाटर वेपर इज़ फॉर्म्ड ड्यू टू द हीटिंग ऑफ द वाटर। तो समुंदर में, नदी में, तालाब में जो भी पानी है वो सूरज की गर्मी से जैसे ही गर्म होगा तो भाप बनने लगेगी। The atmosphere can be heated from below by the radiation that is reflected back or redirected by the land or the water bodies. अभी देखो जैसे किसी भी चीज़ के ऊपर सूरज की रोशनी पड़ती है तो कुछ रोशनी वो एब्जॉर्ब करता है और कुछ वो रिफ्लेक्ट बैक कर देता है ना। तो जो रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी वो गर्मी वातावरण में तो बनी रहेगी, राइट, जिसकी वजह से टेम्परेचर बढ़ जाता है। ऑन बीइंग हीटेड कन्वेक्शन करंट्स आर सेट अप इन द एयर। तो जैसे ही गर्म हो जाएगा उसकी वजह से कन्वेक्शन करंट्स, गर्मी की तरंगे बनने लग जाएगी। इन ऑर्डर टू गेन सम अंडरस्टैंडिंग ऑफ द नेचर ऑफ द कन्वेक्शन करंट, लेट अस परफॉर्म द फॉलोइंग एक्टिविटी। एक एक्टिविटी करते हैं। प्लेस ए कैंडल इन ए बीकर और ए वाइड माउथेड बॉटल एंड lit an incense stick and take it to the mouth of the bottle. एक ग्लास में बीकर लो जिसका मुंह चौड़ा हो, उसमें कैंडल सेंटर में स्टिक करो और उस कैंडल को जलाओ। फिर उसी वेसल के ऊपर एक अगरबत्ती भी जली हुई रखो। Which way does the smoke flow when the incense stick is kept in another regions? अभी जब आप ग्लास के ऊपर जला के रखोगे जहाँ पर नीचे मोमबत्ती जल रही है
उसके ऊपर अगरबत्ती जली हुई रखो तो धुएं जो है अगरबत्ती के वो देखो किस तरफ जा रहे हैं, फिर उसको वहाँ से हटा लो ग्लास के ऊपर से और कहीं और रखो और देखो फिर उसका धुआं कौन सी डायरेक्शन में जाता है। द पैटर्न्स revealed by the smoke show us the direction in which the hot and cold air move. In a similar manner, when air is heated by the radiation from the heated land or water, it rises. तो पहले जब हमने अगरबत्ती को ग्लास के ऊपर रखा तो उसका धुआं ऊपर जा रहा था, राइट, और जब हम साइड में ले गए तो उसका धुआं साइड में जाने लगा, ऊपर नहीं जाने लगा एकदम स्ट्रेट में। तो इसका कारण ये है कि नीचे से जब उसको गर्म हवा का करंट मिल रहा था, राइट, तो वो उस धुएं को ऊपर ऊपर ले जा रहा है। बट सिंस द लैंड गेट्स हीटेड फास्टर देन द वाटर, ज़मीन जो है वो पानी के कंपेयर जल्दी गर्म हो जाती है, राइट। द एयर ओवर लैंड वुड ऑल्सो बी हीटेड फास्टर, तो ज़मीन के ऊपर की हवा जो है वो जैसे ज़मीन गर्म हो जाएगी तो ज़मीन के ऊपर की हवा है वो भी तुरंत गर्म हो जाएगी। देन द एयर ओवर द वाटर बॉडीज़, पानी जो है उसको गर्म होने में भी टाइम लगता है, राइट, और गर्मी एब्जॉर्ब करने में जितना टाइम लगता है उतना ही टाइम उसको उस गर्मी को छोड़ने में लगता है, राइट। तभी क्या होता है कि समुंदर किनारे और वहाँ पर नदी किनारे, तालाब के किनारे रात में आपको गर्म हवा लगने लगेगी कंपेयर टू ज़मीन के ऊपर दिन में ठंडी हवा लगेगी, लेकिन पूरा दिन जब ज़मीन गर्म हो जाएगी तो रात में फिर वो गर्म हवा छोड़ने लगेगी, राइट। सो द एयर ओवर द वाटर बॉडी, सो इफ़ वी लुक एट द सिचुएशन इन कोस्टल रीजन्स ड्यूरिंग द डे, द एयर अबाउट द लैंड गेट्स हीटेड फास्टर एंड स्टार्ट्स राइजिंग। तो समुंदर किनारे के वहाँ पर जहाँ पर भी जो ज़मीन है वो गर्म हो जाती है, राइट, पानी के मुकाबले ज़्यादा जल्दी गर्म हो जाती है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल 9 बजे आप देखो सूरज निकलता है 7 बजे, 2 घंटे लगते हैं, बाजू में पानी की भी बॉडी है, राइट, तो 2 घंटे ज़मीन को भी सूरज की गर्मी मिली और 2 घंटे पानी को भी सूरज की गर्मी मिली। अब जब आप दोनों जगह का हीट मेज़र करोगे तो ज़मीन ज़्यादा गर्म मिलेगी तुम्हें कंपेयर टू वाटर। एज दिस एयर राइजेस अ रीजन ऑफ द लो प्रेशर इज़ क्रिएटेड। अब ज़मीन की हवा ऊपर जो हवा है, राइट, ऊपर की हवा जो है उसको टाइम लगेगा गर्म होने में। द मूवमेंट ऑफ एयर फ्रॉम वन रीजन टू द अदर creates the wind. During the day, the direction of the wind would be from sea to the land. दिन के टाइम में क्या होगा, हवा समुंदर या पानी के ऊपर से होते हुए ज़मीन की तरफ आएगी। At night, both the land and the sea start to cool. रात में क्या होगा कि पूरे दिन जब पानी ने और ज़मीन ने जो गर्मी इकट्ठा की है अब वो रिलीज़ करना शुरू कर दें, क्योंकि रात को तो सूरज होता नहीं है तो अब ज़्यादा गर्मी आएगी नहीं, लेकिन जो गर्मी ले रखी है वो रिलीज़ करेंगे दोनों। सो एट नाइट बोथ द लैंड एंड द सी स्टार्ट टू कूल सिंस वाटर कूल्स डाउन स्लोअर देन द लैंड। अभी पानी जो है उसको ज़्यादा टाइम लगेगा ठंडा होने में, जबकि ज़मीन जो है वो जल्दी ठंडी हो जाएगी। द एयर अबाउ वाटर वुड बी वार्मर देन द एयर अबाउ द लैंड। तो पानी के ऊपर की हवा जो है वो ज़्यादा गर्म होगी कंपेयर टू हवा जो है ज़मीन के ऊपर रात के टाइम में। ऑन द बेसिस ऑफ अबाउट डिस्कशन, what can you say about the appearance of the areas of low and high pressure in coastal areas at night and the direction in which the air would flow at night in the coastal areas? अभी क्या होगा कि रात के टाइम में हवा जो है वो पानी के ऊपर से होते हुए ज़मीन की तरफ आएगी और दिन के टाइम में क्या होगा, ज़मीन की हवा होते हुए पानी की तरफ जाएगी। Similarly, all the movements of the air resulting in the diverse atmospheric phenomena are caused by the uneven heating of the atmosphere in the different region of the earth. तो पृथ्वी के ऊपर अलग अलग जगह पर पानी और अलग अलग जगह पर ज़मीन है।
तो दोनों का वेरिएशन गर्म होने का और ठंडा होने का चेंज होता रहेगा, जिसकी वजह से पूरे दिन क्लाइमेट में हवा जो है उसकी स्पीड कभी बढ़ती है, कभी घटती है, कभी और ज़्यादा हो जाती है, कभी एकदम स्लो हो जाती है, राइट। बट वेरियस अदर फैक्टर्स ऑल्सो इन्फ्लुएंस दिस विंड्स, और उसके साथ ये तो गर्मी एक प्रेशर एक फैक्टर है, उसके साथ साथ दूसरे और भी फैक्टर्स है जो काम करते हैं। The rotation of the earth and the presence of the mountain ranges in the paths of the wind are a couple of other factors। अभी जिस जगह पर पहाड़ होंगे वो तो ज़मीन की हवा को रोक लेंगे या समुंदर की हवा को रोक लेंगे, राइट। तो वो भी एक फैक्टर है, पहाड़ भी। और ज़मीन जिस स्पीड से रोटेशन हो रही है वो भी इफ़ेक्ट करेगा। We will not go into these factors in detail in this chapter, but think about this: how do the presence of the Himalayas changes the flow of wind blowing from Allahabad towards the north? तो एक तो रीज़न है हमारी ज़मीन, और बाजू में पानी की बॉडी जो है वो दिन में कैसा गर्म होती है और कैसा ठंडा होती है, उसके हिसाब से हमारे आजू बाजू में करंट फैलता रहता है। ओके, नेक्स्ट इज़ रेन। अभी रेन का जो है वो हम कल पढ़ेंगे, तब तक के लिए आज जो हमने पढ़ा उसको रिवाइज करो। टिल देन सी यू टुमारो।